तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत संसद को। अब संसद से रिलेटेड पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे और संसद समझेंगे। संसद के अंदर जो लोकसभा आती है वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति भी आता है, पर राष्ट्रपति हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो आज हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये कि आर्टिकल 79 से हम 123 तक आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले अपन इंडेक्स पढ़ लेते हैं और इंडेक्स के बाद जो मेन आर्टिकल है सारे के सारे आर्टिकल 1 बाय 1 में बस जस्ट रीड करूंगा और उसके बाद उनको सबको डीप में अपन समझेंगे। ठीक है, फिर संसद के अंतर्गत जो लोकसभा आती है उसको कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, उसके बाद राज्यसभा के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो पहले अपन आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा एक हल्का से रिव्यू टाइप अपन पढ़ लेते, उसके बाद अपन पढ़ेंगे संसद को डीप में। तो सबसे पहले आर्टिकल दे रखा है 79 के अंतर्गत। अब 79 के अंतर्गत दे रखा है कि संसद का गठन। अब अपन 79 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि संसद का गठन कैसे किया जाता है। तो ये 79 के अंतर्गत अब बस आपको इतना याद रखना है कि संसद का गठन है। जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहेगा कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। अब राष्ट्रपति के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे कि लोकसभा के बारे में कि लोकसभा कब बनी, पहली बैठक कब हुई। फिर अपन राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं। तो ये हमने पढ़ा 79 के अंतर्गत। फिर दे रखा है हमें आर्टिकल 80 के अंतर्गत। 80 में दे रखा है राज्यसभा की संरचना। स्कीम में बता देता हूँ कि पहले लोकसभा मतलब पहले संसद है, संसद के अंतर्गत पहला जो सदन मान लेंगे हम, मतलब प्रमुख जो सदन मानेंगे, पहला नहीं बोलेंगे, प्रमुख जो सदन मानेंगे वह राज्यसभा हो जाएगा क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। तो पहले राज्यसभा है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा की संरचना है। तो पहले राज्यसभा याद रखेंगे, फिर आप 81 में याद रखेंगे राज्यसभा की संरचना, के बाद में 81 में लोकसभा की संरचना है। अब 82 में दे रखा है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात स्थानों का समायोजन। 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात स्थानों का समायोजन। तो अभी आपको याद रखना कि 2026 तक स्थानों का समायोजन नहीं होना। अभी इतना ही रहेगी कि अभी जो 543 सीटों पर जो चुनाव होना है तो 543 पर ही होगा। अधिकतम 552 हो सकता है, पर अभी करंट में 543 या 545 पे चुनाव होते हैं, ये याद रखना। अब बात करें कि 83 में क्या है, तो संसद के सदनों की अवधि है। तो मतलब संसद के जो सदन लगते हैं वो कितनी बार लगते हैं, कितनी अवधि होती, तो वो हम 83 के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर दे रखा है आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों की योग्यता। अब संसद के सदस्यों की योग्यता का मतलब होता है कि संसद में सांसद बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो हम 84 के अंतर्गत पढ़ेंगे। जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, 79 में पार्लियामेंट है मतलब संसद है, 79 के बाद में 80 में राज्यसभा की संरचना है, 81 में लोकसभा की संरचना है और 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात स्थानों का समायोजन है। 83 में संसद के सदनों की अवधि है और 84 में अगर हम देखें तो संसद के सदस्यों की योग्यता है। ये आपको याद रखना। 85, 86, 87 तीनों एक जैसे, क्योंकि हमने ये राष्ट्रपति के अंतर्गत पढ़ रखा है। राष्ट्रपति के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि 85 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है, 86 में उसका विशेष अभिभाषण है और 85 में उसकी विधायी शक्ति है, 86 में अभिभाषण है, 87 में विशेष अभिभाषण है। अब ये तीनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। बस अभी इतना याद रखना है केवल इंडेक्स के तौर पर कि 85 में क्या है, विधायी शक्ति है, 86 में अभिभाषण है और 87 में क्या दे रखा है, मतलब 87 के अंतर्गत दे रखा है आपको राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब 88 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल के अधिकार तथा मंत्रियों के अधिकार। तो हम अटॉर्नी जनरल भी पढ़े थे, तो ये वही वाली चीज है। तो मैंने आपको समझाया था कि अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने के बावजूद भी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, तो ये उसका पावर है। फिर हम देखेंगे कि 89 में क्या है, तो 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद पूरा का पूरा सेम होने वाला है। जैसे राज्यसभा में रहता है तो वहां सभापति बोलते हैं और उपसभापति बोलते हैं उसके नीचे वाले को। ऐसा कैसे, अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा में, तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक ऐसा उपाध्यक्ष होता है। तो 89 में दे रखा है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में। फिर सभापति और उपसभापति के पद रिक्त एवं पद त्याग। तो पहले किसी के पद के बारे में और फिर उसके पद के रिक्ति के बारे में। तो 89 में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, 90 में सभापति और उपसभापति के पद रिक्त है। 91 में हम देखेंगे
तो सभापति के रूप में उपसभापति के कार्य, मतलब जब कोई सभापति नहीं रहेगा तो उपसभापति उसकी जगह रहकर काम करता है। तो ये 91 में। 92 में कि जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उनका पीठासीन न होना, मतलब जब सभापति और उपसभापति को आप हटाने वाले हो तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी आप एक बार इंडेक्स देख लीजिएगा। फिर 93 में दे रखा है, जैसा आपने 89 में पढ़ा था सेम वहीं से रिपीट हो जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। फिर 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। 95 में अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के कार्य। 96 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उनका पीठासीन न होना। 97 में पीठासीन अधिकारियों के वेतन भत्ते और 98 में संसद का सचिवालय। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रधान होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। फिर हम देखेंगे कि 99 में संसद के सदस्यों को शपथ है, मतलब जो सांसद होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ये सब हम 99 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन सबको बहुत डीप में पढ़ेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा बस देखे आगे आगे का और स्किप कर जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखें। तो यहाँ पर दे रखा है 99 के बाद 100 में सदनों की गणपूर्ति या इसे कोरम संख्या कहते हैं, तो ये भी हम समझेंगे कि ये क्या होता है। फिर 101 में देखेंगे हम स्थानों का रिक्त होना। फिर 102 में देखेंगे सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, मैं इनकी ट्रिक्स भी बता दूंगा, सारे आर्टिकल याद रखने की। फिर 103 में देखेंगे सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निश्चय। फिर 104 में दे रखा है कि योग्य न होने पर दंड। और 105 में दे रखा है कि संसद सदस्यों के लिए विशेष अधिकार, मतलब जो सांसद होते हैं उनके जो राइट्स है वो इसमें दे रखा है। फिर 6 में दे रखा है कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। 7 में दे रखा कि विधेयकों के पूरा स्थापन व पारित किए जाने के संबंध में नियम। और 108 में दे रखा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। फिर 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। फिर 110 में देखेंगे कि धन विधेयक की परिभाषा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि धन विधेयक क्या होता है। फिर देखेंगे 110 के अंतर्गत के बाद में 111 राष्ट्रपति का वीटो पावर बोल सकते हो या विधेयकों पर सहमति देना, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। 112 में बजट पढ़ते हैं, बस इतना आपको याद रखना। और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है जो इसके अंतर्गत नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा। पर अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। आपको अच्छे से आयोग समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम संसद को समझते हैं कि संसद क्या होती है। अगर मैं बात करूं संसद की, तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। संसद बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और एक राष्ट्रपति से। तो आपको याद रखना है कि एक इसमें लोकसभा होती है, एक इसमें राज्यसभा होती है, एक होता है इसमें राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जनरली बच्चा क्या करता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों पे टिक कर देता है और राष्ट्रपति को टिक करना भूल जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है संसद। बात समझ में आ गई। और ऐसे कैसे स्टेट में देखा जाए तो स्टेट में होती है विधानसभा। अब विधानसभा भी साथ में देख ही लेते हैं हम, क्योंकि हमें बाद में तो पढ़ना ही है। तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा नहीं कहते हैं उसको, विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल। अब विधानमंडल किससे मिलकर बनती है? तो यह बनती है विधानसभा से। और बहुत जगह पर होती है विधान परिषद। और तीसरे नंबर पर अगर अपन बात करें तो यहां होता है राज्यपाल। अब कुछ राज्यों में जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है वहां पर तीनों से मिलकर बनती है, और कुछ राज्यों में जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है तो वहां आपकी विधानसभा और राज्यपाल दोनों से मिलकर बनता है विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे राज्य में विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र में लोकसभा है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा होती है। जैसे केंद्र में राज्यसभा की व्यवस्था है तो ऐसे कुछ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। जैसे वह राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्यपाल होता है, जैसे वह प्रधानमंत्री होता है वैसे ही मुख्यमंत्री का पद होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो मैंने आपको समझाया कि संसद क्या, आप संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। और हमने पढ़ चुके हैं कि भैया राष्ट्रपति कौन होता है, क्या डिटेल्स है, तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो अभी हम राज्यसभा के बारे में समझते। तो सबसे पहले दे रखा है कि राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको देखा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, अपर हाउस। अब अपर हाउस कहते हैं, बस इतना याद रखना। इसका गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ वो दे रखा है कि 3 अप्रैल 1952 को हुआ। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक कब हुई, तो 13 मई 1952 को हुई। ये भी आपको याद रखना। तो राज्यसभा के बारे में 2 स्टेटमेंट याद रखना है कि 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ और 13 मई 1952 को इसकी पहली बार बैठक हुई। उसके बाद में आगे अगर हम देखें 23 अगस्त 1954 से पहले इसका जो नाम था, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि पहले राज्यसभा का पुराना नाम क्या है। तो 23 अगस्त 1954 से पहले, तो 23 अगस्त 1954 से पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। ये आपको याद रखना है। तो इसे क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। ये याद रखना है, ठीक है। तो इसे कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका पुराना नाम है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट इसे कहा जाता था पहले, और अब इसे क्या कहा जाता है, तो अब इसे कहा जाता है राज्यसभा। ठीक है, या इसे उच्च सदन भी आप कह सकते हो। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो राज्यसभा का गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 को। पहली बार इसकी जो बैठक हुई है वो 13 मई 1952 को हुई थी। 23 अगस्त 1954 के पहले जो इसका नाम था वो था काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसे जाना जाता था। अब चलते आगे। अब आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन व संरचना का वर्णन किया गया है। संविधान के आर्टिकल 80 में, अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडेक्सिंग देखा था, तो हमने पढ़ा था संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा की संरचना। अब हम समझेंगे राज्यसभा की संरचना के बारे में। तो यहां दे रखा है कि इस राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों के द्वारा होता है, जिसमें 238 तो चुने जाते हैं राज्यों से और बाकी 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। तो ये याद रखना है कि 238 प्लस 12 सदस्य इसमें चुने जाते हैं। तो 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और 238 सदस्य कहां से चुने जाते हैं, तो 238 सदस्य चुने जाते हैं राज्यों से। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 12 सदस्य कौन होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो 12 सदस्य होते हैं विज्ञान, कला, शिक्षा, संस्कृति, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है, इसलिए चुने जाते हैं कि राज्यसभा में अगर हम बात करें, कोई बड़ा स्टार है, खिलाड़ी है या प्लेयर मान लीजिएगा, या फिर बॉलीवुड का कोई हीरो मान लीजिएगा, कोई कलाकार मान लीजिएगा, कि या फिर कोई साइंटिस्ट मान लीजिए, राष्ट्रपति इनमें से किसी भी 12 व्यक्तियों को जब चुनता है राज्यसभा में, तो जब ये लोग राज्यसभा में जाते हैं तो ये इनके फील्ड के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहाँ पर साझा करते हैं और इन फील्ड में विकास किया जाता है। ये याद रखना। जैसे कोई खिलाड़ी अगर राज्यसभा में जाएगा, अब वो सांसद बन के जाएगा तो वो राज्यसभा में जाके बोलेगा, राज्यसभा में बोलेगा तो राज्यसभा को भी ये पता चलेगा कि एक प्लेयर के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो इसीलिए खिलाड़ी को विज्ञान से, कला से, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से चुने जाते हैं 12 सदस्य। बस इतना आपको याद रखना है। तो 12 सदस्यों का मनोनयन तो राष्ट्रपति करता है और 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों से किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। यहां दे रखा है कि राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है भैया, प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को। अब लोकसभा को प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है, अपन ने आर्टिकल 75 के अनुसार पढ़ा था कि प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो संसद में बहुमत दल, और संसद में मैंने लोकसभा पढ़ाया था आपको कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। अब लोकसभा का चुनाव होता है, अब जैसे अभी लोकसभा के चुनाव चल भी रहे, आपको पता होगा, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता उसी पार्टी का प्रधानमंत्री होता है। अब लोकसभा इसमें मेन होती है। राज्यसभा में तो कोई सा भी बिल जाता है तो जनरली औपचारिकता के लिए जाता है, और मतलब औपचारिकता के लिए नहीं जाता है, बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिनका केवल अनुमोदन के लिए जाते हैं। पर जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का होता है। लोकसभा के सदस्य, उसमें लोकसभा में उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, उसी पार्टी का आपका प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से नहीं बन सकता, राज्यसभा से भी बन सकता है, पर उस पार्टी को बहुमत होना चाहिए लोकसभा के अंदर।
बस इतना आपको याद रखना है। तो प्रथम सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो इसको राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। तो मैं यहां बता देता हूं कि इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन के साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। और एक स्थायी सदन भी। स्थायी का मतलब इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के सारे सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो जितने भी सांसद है सबका मतलब सारे के सारे सदस्यों की सदस्यता अभी ले ली जाती है। तो सारे सदस्यों का एक साथ चुनाव होगा, नए सांसद एक साथ बनेंगे सारे के सारे। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद चुनाव किया जाता है। तो कहने का मतलब इसमें एक साथ चुनाव नहीं होता है और पूरी लोकसभा में एक साथ चुनाव होता है। तो अभी हम राज्यसभा की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष के बाद किया जाता है। मतलब 33% सदस्य इस साल चुने जाएंगे, 2 साल बाद अगले 33 सदस्य और 2 साल बाद अगले 33 सदस्य। तो हर 6 साल के बाद एक नया व्यक्ति चुन लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं। अगर मान लो 100 सदस्य तो 33 सदस्य इस बार चुने जाएंगे, 33 2 साल बाद चुने जाएंगे, फिर 33 2 साल बाद चुने जाएंगे। ये रूल इसमें रहता है। तो उससे क्या होता है कि सारे सदस्यों का चुनाव भी एक साथ नहीं होता है और ना तो राज्यसभा के अंदर सारे सदस्य नए होते हैं और ना ही सारे सदस्य एक साथ पुराने होते हैं। तो एक अल्टरनेट सिस्टम चलता रहता है। बस इतना याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। कितने वर्ष में होता है? तो 2 वर्ष में होता है। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक बार और मैं रिपीट करा देता हूं कि हम पढ़े थे राज्यसभा के बारे में। इसका वर्णन है संविधान के आर्टिकल 80 के अंतर्गत। इसका गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। 23 अगस्त 1954 के पहले जो इसका नाम था इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसके अन्य नाम और क्या है? तो मैंने कहा इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे द्वितीय सदन कहा जाता है, इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। और इसमें 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों से करता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता है। मतलब सारे सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है क्योंकि इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। जैसे लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, पर राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो एक व्यक्ति 6 साल के लिए चुना जाता है, ये याद रखना। और 1/3 सदस्यों का मतलब 33.33 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के अंदर किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहां दे रखा है कि 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब राज्यसभा बैठती है तो राज्यसभा के अधिवेशन हर साल लगने चाहिए और किन्हीं भी 2 अधिवेशन के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला दे रखा है यहाँ पर कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान के आर्टिकल 64 में भी अपन ने इस बात को पढ़ा था कि संविधान के आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो यही दे रखा है इसमें कि संविधान के आर्टिकल जो 64 है उसके अनुसार जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। फिर हमें दे रखा था ये 249 भी संसद के पावर होते, मतलब आप राज्यसभा की पावर समझ लीजिएगा। और ये हमने उपराष्ट्रपति जब पढ़ा था उस केस में अपन इसको पढ़े थे। तो यहाँ दे रखा है कि संविधान के आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव या संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाना देश हित में है, तो संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। मतलब 249 के अंतर्गत ये राज्यसभा का पावर है। अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे अपने 2/3 बहुमत से कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है और संसद उसके लिए कानून बना सकती है।
और ये पूरा का पूरा अपन इसके डीप में इस वाले आर्टिकल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं उपराष्ट्रपति वाले केस में। फिर अगर हम अपन देखें कि संसद के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, परंतु इसे पुनर्मोदन के साथ अनिश्चित काल के लिए यह निरंतर जारी रख सकते हैं। हम देखे थे 250, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि संविधान के आर्टिकल 250 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा के आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस बात को भी समझते हैं। पहले अपन 249 को समझ लिए, अब 250 में क्या दे रखा है कि अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, जैसे मान लो इमरजेंसी लग रही और उस वाली स्थिति में वैसे राज्य सूची के काम राज्य सरकार ही देखती, पर उनको अगर बदलना है तो अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि उनको बदला जा सकता है, तो संसद राज्य सूची के विषय भी बदल सकती है। ये आपको याद रखना। फिर दे रखा है 252, जब 2 या 2 से अधिक राज्य ये प्रस्ताव पारित कर दे या 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं ये प्रस्ताव पारित कर दे कि उनके लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाना चाहिए, तो संसद उन संबंधित राज्यों के लिए कानून बना सकती है। जैसे अपना मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है, दोनों मिलकर राज्य सूची के विषय पर कानून बनवाना चाहती है पार्लियामेंट से, तो जब दोनों राज्यों की विधानसभा इस प्रस्ताव को पारित कर देगी, उस स्थिति में संबंधित राज्यों के लिए हमारी जो संसद है वो कानून बना सकती है। ये आपको याद रखना है। तो ये हमने पढ़ा। फिर आर्टिकल 312 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 312 भी, इसके अंतर्गत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा IAS, आपने सुना होगा IPS, आपने सुना होगा IFS, आपने सुना होगा IRS, आपने सुना होगा IES। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो अखिल भारतीय सेवाएं, इनका भी गठन किया जा सकता है, पर राज्यसभा के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के बाद में। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं लोकसभा के बारे में। देखो मैंने राज्यसभा के बारे में बता दिया है आप लोगों को, ये पूरा डिटेल राज्यसभा का है। अगर लोकसभा को भी याद रखना है तो दोनों को कंपेयर करना। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, या इसे निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन भी बोल सकते हो इसे, या लोअर हाउस के नाम से भी इसे जाना जाता है, या फिर इसे अपन अस्थायी सदन भी बोल सकते हैं। अस्थायी सदन का मतलब ये है कि जैसे हर 5 साल के बीच बात तो ये भंग होती है, पर अगर प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श देके वो पहले भी भंग करा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है तो ये लोकसभा है, जबकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन, और लोकसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। ये याद रखना, लोकसभा को कहते हैं अस्थायी, राज्यसभा को कहते हैं स्थायी। लोकसभा को बीच में भंग कर सकते, पर आप राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। यहां दे रखा है कि संविधान के आर्टिकल 81 में इसका वर्णन है, जबकि राज्यसभा का वर्णन आपने संविधान के आर्टिकल 80 में पढ़ा था। फिर दे रखा है यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती, जबकि राज्यसभा में अपन ने 250 पढ़ा था। फिर दे रखा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 चुने जाते हैं राज्यों से और 20 चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश से और 2 चुने जाते थे एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, इन्हें कहा जाता था आंग्ल भारतीय, जिन्हें राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसको अभी हटा दिया गया। तो अभी 550 होते, पर करंट में 543 या 45 चुने जाते हैं। अब हम देखें आर्टिकल 330 के अंतर्गत ST SC को आरक्षण है। अब ये चीज समझते हैं भैया, मैंने आपसे ये कहा कि ST SC को आरक्षण सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, ST SC वाला जो आरक्षण है वो पॉलिटिक्स में भी है। तो संविधान के आर्टिकल 330 के अंतर्गत ST SC को लोकसभा में आरक्षण है।
मतलब कुछ सीट ऐसी होती है वहां से कुछ पर्टिकुलर, मतलब या तो एसटी वाले लड़ सकते हैं वहां से चुनाव, या फिर एससी वाले लड़ सकते हैं। जैसे हम बात करें उज्जैन सीट की, तो उज्जैन लोकसभा जो सीट है, ठीक है, तो वहां से एससी चुनाव लड़ सकता है। या रतलाम समझ लीजिएगा, रतलाम से आपको पता होना चाहिए एसटी का ही बंदा चुनाव लड़ सकता है। तो एसी रिजर्वेशन रहता है, लोकसभा की सीटों में भी रहता है, तो विधानसभाओं की सीटों में भी रहता है। और आपने तो पंचायत में भी देखा होगा, पंचायत जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी समझेंगे। तो रिजर्वेशन चुनाव में भी रहते हैं, पॉलिटिक्स में भी रहते हैं। संविधान के आर्टिकल 370 में 330 में जो दे रखा है वहां पर एसटी एससी का आरक्षण है, पर काय में है तो लोकसभा में। इस चीज को आपको याद रखना है। तो मैंने लोकसभा के बारे में बताया आपको कि निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को लोअर हाउस तो राज्यसभा को अपर हाउस, इसे अस्थायी सदन तो उसे स्थायी सदन। इसमें 81 में दे रखा है तो उसमें 80 में दे रखा है। इसमें अधिकतम सीटें 552 तो वहां पर 250, यहाँ पर 530 प्लस 20 प्लस 2 तो वहां पर 238 प्लस 12। फिर मैंने कहा एसटी एससी को जो आरक्षण है वो आर्टिकल 330 के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। अब और आगे चलते हैं। यहां दे रखा है कि जो लोकसभा की अवधि है वो अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष की होती है। ये आपको याद रखना, कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। और इसका जो कार्यकाल है वो भी 5 साल का होता है, मतलब सदस्यों का जो कार्यकाल है वो भी 5 साल का है। जबकि उसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि तो ये तो स्थायी है, परमानेंट है। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। मैंने कहा कि लोकसभा का जो अधिवेशन है 1 साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, और दोनों सत्रों के बीच का समय 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। अधिवेशन का मतलब जब सेशन लगता है लोकसभा में, जब डिस्कस किया जाता है तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार तो लगना चाहिए, और दोनों सेशन के बीच का जो गैप है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब अगर हम बात करें कि संविधान के आर्टिकल 94 में क्या दे रखा है, तो संविधान के आर्टिकल 94 के अनुसार निम्न स्थितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त किया जाता है, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या? तो आर्टिकल 94 के अनुसार निम्न स्थितियों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, बस इतना आपको याद रखना। अब किस स्थिति में पद रिक्त किया जा सकता है 94 के अनुसार, तो पहला दे रखा है कि वो पद त्याग दे, मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो जब अपना पद त्याग देगा तो उस स्थिति में भी वो उस पद पर नहीं रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा है सदस्य ना रह जाने की स्थिति में, जब वो लोकसभा का सदस्य ना रहेगा उस स्थिति में भी वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रह सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो बंदा लोकसभा का सदस्य ही नहीं है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बन सकता। ये चीज आपको याद रखना। तो और तीसरा है लोकसभा के द्वारा संकल्प पारित कर उसे पद से हटाए जाने पर। जैसे अगर अभी हम बात करें कि जो लोकसभा के स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला। अब ओम बिरला अभी लोकसभा के सदस्य थे, पर ओम बिरला लोकसभा के सदस्य कब उनको हटाया जा सकता है, मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूं। पहला है कि वो खुद ही अपना पद त्याग दे, दूसरा है कि जब लोकसभा के सदस्य ना रह पाए, अगर वो सांसद का ही चुनाव हार जाते हैं, सांसद नहीं होते, तो उस स्थिति में ओम बिरला को अध्यक्ष नहीं बना सकते थे आप। तीसरी कंडीशन दे रखी कि लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके, मतलब लोकसभा एक संकल्प पारित करे कि संबंधित लोकसभा स्पीकर को अपन को हटाना है, तो उस सिचुएशन में भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अब चलते आगे, अब हम पढ़ेंगे संविधान के आर्टिकल 99 को। तो संविधान के आर्टिकल 99 में हमने पढ़ा था सदस्यों को शपथ, ठीक है ना। अब सदस्यों को शपथ क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखेंगे कि मतलब संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, या राष्ट्रपति की ओर से सभापति दिलवाता है। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति की ओर से
सभापति दिलवाता है। सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को जो शपथ है वो उपसभापति मतलब सभापति दिलवाते हैं, इट मीन्स उपराष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ है वो प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर वो व्यक्ति होता है जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भैया लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा? तो लोकसभा में आपको याद रखना है कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। जबकि राज्यसभा में कौन दिलवाता है? तो राज्यसभा में मैंने आपको बताया कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो मैंने क्या कहा? लोकसभा में आपको याद रखना है, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, राज्यसभा के सदस्यों को जो दिलवाता है वो वाइस प्रेसिडेंट दिलवाता है, मतलब उपराष्ट्रपति होता है। जबकि मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? तो इस चीज को समझते, मंत्री पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो मंत्री पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री पद की शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाता है, पर प्रधानमंत्री को सांसद के रूप में जो शपथ दिलाता है, सांसद वाली जो शपथ है, सांसद के तौर पर किसी भी व्यक्ति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जब उसे प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है तो वो राष्ट्रपति दिलवाता है, मंत्री को भी राष्ट्रपति दिलवाता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब चलते हम आगे, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 100 में कोरम संख्या। अब कोरम संख्या क्या होती तो मैं आपको बताता हूं। तो कोरम संख्या होती कुल संख्या का 1/10। 1/10 का मतलब आप समझ सकते हैं 10%, ठीक है ना। अब कोरम संख्या क्या है कि जैसे अगर हम बात करें किसी भी बिल को पारित करना है, अब किसी भी बिल को पारित करना है तो कम से कम उसमें 10% सदस्य अवेलेबल होना आवश्यक होता है। नहीं तो पता चले कि एक पर्टिकुलर सरकार है, वो विपक्षों को बुलाए नहीं और बिना डिस्कस करे ही किसी बिल को पारित करा ले, ठीक है। तो कम से कम 1/10 सदस्य उसमें उपस्थित होना अनिवार्य होता है जब भी कोई सेशन लगता है। तो आपको याद रखना है कि कोरम संख्या क्या है, तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कोरम संख्या होती 1/10। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां दे रखा है 101, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्यों के पद पर आकस्मिक रिक्ति में उस पद के लिए 6 माह के अंदर चुनाव होना आवश्यक होगा और नया चुना गया सदस्य शेष अवधि के लिए अपने पद पर रहेगा। 101 से याद रखना आप लोगों को कि संविधान का जो आर्टिकल है, तो संविधान के आर्टिकल 101 में क्या दे रखा है कि पद रिक्ति है। मान लीजिएगा कि कोई सांसद है अपने पद से हट जाता है, किसी भ्रष्टाचार वाले केस में हट जाता है, या फिर शांत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीजन से बंदा अपने पद पर नहीं रहेगा, तो उस वाली स्थिति में होते हैं बाईपोल। आपने सुना होगा, हिंदी में इसे उपचुनाव कहते हैं। अब जब उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव वाली स्थिति में क्या होता है कि 6 माह के अंदर उपचुनाव कराया जाना आवश्यक होता है। जब चुनाव कराया जाता है उपचुनाव का, तो जब जितना भी कार्यकाल लोकसभा का बचा है उतने दिन के लिए, मतलब शेष अवधि के लिए नया चुना गया व्यक्ति अपने पद पर रहता है। जैसे मान लीजिएगा कि अभी चुनाव हो रहे हैं, 2 साल बाद किसी कैंडिडेट का पद चला जाता है, फिर उपचुनाव में कोई नया कैंडिडेट जीतेगा, तो नया कैंडिडेट केवल 3 साल के लिए आपका सांसद रहेगा। नहीं तो वो बंदा बोले कि नहीं, मैंने तो प्रचार में खर्चा किया है तो मैं तो 5 साल अपने पद पर रहूंगा, तो 5 साल नहीं रह सकता, जितनी भी शेष अवधि है उस अवधि के लिए रहेगा। और ये वाली सिचुएशन केवल राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं, लोकसभा सदस्य के लिए नहीं है। ये स्थिति हम बात करें तो विधायक के लिए भी सेम है, सरपंच के लिए भी सेम है, किसी भी पद के लिए सब सेम सिचुएशन रहती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मैंने बता दिया 101 में पद रिक्ति के बारे में, ठीक है। पद रिक्ति का सिंपल सा फंडा, 6 माह के अंदर चुनाव आवश्यक होगा और जो नया चुना गया व्यक्ति है शेष अवधि के लिए अपने पद पर रहेगा। हम बात करते हैं संसद सदस्यों के लिए योग्यता। तो हमने संविधान के आर्टिकल 84 में पढ़ा था संसद सदस्यों के लिए योग्यता क्या क्या है। तो देखो, संसद सदस्य के लिए योग्यता पहली तो दे रखी है यहाँ पर कि वह भारत का नागरिक हो। मैंने कहा भारत में अगर मेंबर भी बनना ना आपको, पंच मतलब जिसको अपन कहते हैं, तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो किसी भी चीज के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। फिर दूसरा है राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु सीमा 30 साल है और लोकसभा के लिए 25 साल है। मतलब लोकसभा का सदस्य बनना है तो आप
25 साल की आयु पूरी कर चुके हो, और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल की आयु पूरी कर चुके हो। ये दोनों आपको याद रखना है। और लोकसभा की सदस्यता के लिए 25, और संसद के द्वारा बनाई गई योग्यता या निर्धारित की गई योग्यता रखता। तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 साल की आयु पूरी होना चाहिए, और जो भी निर्धारित योग्यता है वो पूरी होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हम चलते हैं संविधान के आर्टिकल 102 पे। अब 102 की अगर मैं बात करूं तो संसद सदस्यों के लिए अयोग्यता है, ठीक है। अब पहले तो उसने क्या बताया, रिक्ति के बारे में, फिर बता रहा है योग्यता के बारे में, फिर यहाँ है अयोग्यता। अयोग्यता कब कब होगी? यदि वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद धारण करता है जो सांसदों के लिए बाधित है, मतलब वो किसी ऐसे पद पर है जो सांसदों के लिए बाधित है, सांसद उसके उस पद पर नहीं आ सकते, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिएगा कि भारत में एक सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति एक टाइम पे एक ही जॉब कर सकता है, ठीक है। अब मान लो कोई सांसद भी और वो विधायक भी हो, क्योंकि जो सांसद है शायद विधायक का चुनाव अपने आप जीत सकता है बंदा, तो वो सांसद ही भी करेगा और विधायक भी करेगा, तो ये थोड़ी पॉसिबल है। तो भारत में एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि जो सांसद है वो प्रधानमंत्री भी है, तो मैंने कहा ना सांसद ही प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति टीआई भी है और उसके बाद में टीचर भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो एक ही व्यक्ति एक ही जॉब कर सकता है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने कहा कि ऐसे पद पर नहीं रहेगा जो सांसदों के लिए बाधित है। दूसरा है कि वो विकृत चित्त हो जाए, ऐसी कोई उसको बीमारी ना हो जिससे वो विकृत चित्त हो जाता हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति रहेगा और उसको पार्लियामेंट में रखेंगे तो पार्लियामेंट में भी प्रॉब्लम होगी। फिर अगला है कि दिवालिया हो, तो दिवालिया व्यक्ति को भी हम सांसद नहीं रख सकते। सांसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्य घोषित होने पर भी उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये थी एक सांसद सदस्य की अयोग्यता। मैंने क्या कहा, पहला तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद धारण नहीं कर रहा है जिस राज्य मतलब जो उसके लिए बाधित है। दूसरा मैंने कहा विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। तीसरा वो दिवालिया ना हो, और संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत वो अयोग्य ना हो। अब अगर हम देखें 103 में सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करता है, और निर्वाचन आयोग या परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। कहने का मतलब समझते, कोई भी सांसद योग्य है या अयोग्य है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा आपका निर्वाचन आयोग। करता तो राष्ट्रपति, पर राष्ट्रपति को परामर्श कौन करेगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग के कहने के बाद राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी होगा मानने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखना, डिक्लेयर तो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, पर उसको परामर्श कौन देगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग। ये आपको पता होना चाहिए। अब संसद सदस्यों के विशेष अधिकार, कहने का मतलब अगर कोई सांसद है तो उसके क्या क्या अधिकार है, उन अधिकारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो संसद सदस्यों के जो विशेष अधिकार है, पहला अधिकार है वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार। अब वाक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? तो वाक स्वतंत्रता का मतलब होता है उसको बोलने का अधिकार, क्योंकि हमने उसको सांसद चुना है तो पार्लियामेंट में जाके बोलेगा ना बंदा, तो ये अधिकार है उसका, वो बोल सकता है। तो याद रखना, संसद में कही गई किसी बात के लिए किसी सदस्य को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं रखा जा सकता। आपने देखा होगा कि आजकल के सांसद लिमिट क्रॉस कर करके बोले जाते, तो वो उनके अधिकार है, पर आप किसी पे बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि फिर वो मान आने का केस लगाते हैं। तो ये सारी चीजें होती रहती, बस आपको इतना याद रखना कि वाक स्वतंत्रता है तो कोई भी व्यक्ति संसद में बोल सकता है जो सांसद है, हम नहीं जा सकते, सांसद वहां बोल सकता है। दूसरा है गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। किसी भी संसद सदस्य को सत्र के शुरू होने की तिथि से 40 दिन पूर्व, सत्र के दौरान और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दांडिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु पीठासीन अधिकारी की पूर्व सहमति के बाद। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सांसद है तो संसद सत्र का जब भी सत्र लग रहा हो, संसद का सदन लग रहा हो, तो उसके 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और 40 दिन बाद तक
उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किस मामले में? तो सिविल मामले में। दांडिक मामलों में मतलब क्रिमिनल मामलों में किया जा सकता है, पर वो भी पीठासीन अधिकारी की पूर्व सहमति से ही। तो ये याद रखना, ये एक सांसद के अधिकार होते हैं। फिर दे रखा है साक्षी होने से स्वतंत्रता। साक्षी होने का मतलब है किसी भी संसद सदस्य को सत्र के दौरान न्यायालय में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब जैसे कोई सांसद है, वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलने वाला हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपना जो न्यायपालिका का सिस्टम है उस व्यक्ति को गवाही के लिए उस पर्टिकुलर डे को कहीं और बुला ले, तो ये नहीं कर सकता। तो किसी भी सांसद को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये चीज याद रखना। यह साक्षी होने की स्वतंत्रता है। तो 3 स्वतंत्रता मैंने बताई आपको, एक तो वाक स्वतंत्रता, दूसरी गिरफ्तारी से, तीसरी साक्षी होने से। अब इसके बाद हम देखेंगे 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो कुछ केसेस में लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति बुला सकता है और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक ले सकता है, तो वो आर्टिकल 108 में है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो याद रखना 108 के अंतर्गत है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि धन विधेयक किसे कहते हैं। तो 109 में दे रखा है धन विधेयक की प्रक्रिया। फिर हम 110 में देखेंगे धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, मतलब धन विधेयक किसे कहते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में पारित किया जा सकता है, राज्यसभा में तो भी किया जा सकता है, पर मतलब लोकसभा में ही पारित उसको मेन कराया जाता है। राज्यसभा के पास केवल अनुमोदन के लिए जाता है, क्योंकि जो धन विधेयक का मतलब होता है जो बिल रुपए से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, ऐसे विधेयक को अपन कहते हैं धन विधेयक। अब लोकसभा में इसलिए किया जाता है कि जिसकी भी सरकार होती है वो लोकसभा में होती है, लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी होती उसी की सरकार होती, और राज्यसभा में ज्यादातर केसेस में विपक्ष जो होता है या पक्ष भी रहता है, दोनों हो सकता है। तो राज्यसभा तो कुछ भी कह सकती, पर जो लोकसभा में होते उसमें सरकार के लोग होते हैं ज्यादा, तो सरकार के लोग ही इस बिल को पारित करवाने में अहम रोल प्ले करते। तो अगर हम बात करें धन विधेयक के बारे में, तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया हमें संविधान के आर्टिकल 109 में दे रखी है। यहीं पे समझे कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक पर 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकती है। 14 दिन के पश्चात अपने संशोधनों सहित लोकसभा को लौटाने के लिए बाध्य होती है। यदि वह 14 दिन के अंदर भी नहीं लौटाती है तो धन विधेयक को पूर्व स्थिति में ही पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा के द्वारा बताए गए संशोधनों को स्वीकार करने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। समझो, इस चीज को समझते हैं कि अगर हम बात करें कि लोकसभा है तो लोकसभा में धन विधेयक को पारित किया जाता है। उसके बाद में लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद में वो जाता है राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास 14 दिन रहता है, 14 दिन तक वो डिस्कस करे ना करे। अगर डिस्कस नहीं करते तो लोकसभा उसे जिस पूर्व स्थिति में जिसमें लोकसभा ने पारित करा था उसी स्थिति में पारित मान लिया जाता है। अगर कुछ संशोधन करती भी है राज्यसभा तो फिर ये लोकसभा के पास आता है, पर लोकसभा इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि राज्यसभा के द्वारा जो संशोधन किया है वो उसको माने या ना माने। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धन विधेयक है वो कहाँ पारित होना जरूरी है, तो वो लोकसभा में। राज्यसभा में जाता है पर वो सिर्फ और सिर्फ अनुमोदन के लिए जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। तो संविधान के आर्टिकल 110 में दे रखा कि धन विधेयक किसे कहते हैं, कौन सा बिल धन विधेयक के अंतर्गत आता है। तो यहां दे रखा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष निम्न आधारों पर करता है। तो एक क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि जो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब किस आधार पर करता है इस चीज को समझते हैं। तो किसी कर के अधिरोपण परिवर्तन के संबंध में, कर का मतलब होता है टैक्स। अब टैक्स में
बढ़ाना है, वृद्धि करनी, कम करनी, तो टैक्स से रिलेटेड कोई सा भी बिल आएगा तो उसको अपन कहते हैं धन विधेयक, क्योंकि टैक्स में पैसा ले रहा है बंदा, सरकार पैसा ले रही है तो धनी तो है वो, तो धन विधेयक याद रखें। दूसरा है भारत की संचित निधि से धन व्यय करने के संबंध में नियम। देखो निधियां दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। अब संचित निधि क्या होती है कि संचित निधि का मतलब होता है भारत सरकार जो खर्च होता है भारत सरकार का महीने के हिसाब से होता है, तो वो खर्च फिक्स रहता है सरकार का कि जितनी सैलरी देना है सब लोगों को, सारे सांसदों की सैलरी, आर्मी की सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने वाले सब लोगों की सैलरी। तो ये सैलरी का जो बजट बना के रखती है सरकार, ये सरकार के जो खर्चे होने वाले रहते हैं महीने वाले, तो वो संचित निधि के अंतर्गत रहते हैं। आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है, तो आकस्मिक निधि भी रखती है कि कभी कभी कुछ राज्य में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, या कोई भी नेचुरल वाली प्राकृतिक कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए सरकार आकस्मिक निधि से फंड रिलीज करती है, तो उसके लिए भी सरकार पैसा रखती है। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि दो टाइप के हम भी तो रखते हैं। जैसे हमारा जो खर्चा होने वाला होता है कि हर महीने मान लो 25,000 रुपये का खर्च है, तो एक संचित निधि। अब मान लो आपका मोबाइल गिर जाता है या मोबाइल खराब हो जाता है, फिर से 30-40 हज़ार रुपये लग गए उसमें, तो 30-40 हज़ार रुपये का जो खर्चा हुआ एक्स्ट्रा में, इसको अपन आकस्मिक निधि से निकालते हैं। समझ में आया? तो आकस्मिक निधि एकदम से होने वाला खर्च है, और संचित निधि ये पूर्व निर्धारित खर्च है कि ये हर महीने उतना होता है तो होता है। तो सरकार की भी संचित निधि होती है और आकस्मिक निधि होती है। तो आकस्मिक यहाँ दे रखा है कि भारत की संचित निधि से धन व्यय करने के संबंध में नियम। तो सरकार अपनी जब संचित निधि से जो खर्चा करती है उसमें वृद्धि कमी, तो उससे रिलेटेड कोई नियम बनाना है तो वो भी लोकसभा में बनेगा, क्योंकि लोकसभा में ही सरकार होती है, लोकसभा वालों की सरकार होती है, तो उनको खर्चा करना है, कम खर्चा करना, तो ये वही डिसाइड करेंगे। फिर है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने व देने के संबंध में नियम। तो सिंपल सी बात है कि भैया भारत सरकार किनकी होती है, जो लोकसभा में जिनके पास मेजोरिटी होती है। अब उनको धन उधार लेना है या नहीं लेना है, तो ये कौन डिसाइड करेगी? लोकसभा। क्योंकि राज्यसभा में हो सकता है विपक्ष हो, तो विपक्ष तो बोल देगा कि इतना भी करोड़ आप उधार लो या मत लो, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करने के संबंध में नियम, तो कोई एक्सपेंडिचर ये भारत सरकार की संचित निधि पे जुड़ेगा कि आकस्मिक निधि पे जुड़ेगा, तो ये इस टाइप का नियम, इस टाइप का जो बिल है वो भी इसी विधेयक के अंतर्गत आएगा, धन विधेयक के अंतर्गत। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे जो विधेयक होते हैं, इन सब विधेयक को अपन कहते हैं धन विधेयक। नाम से स्पष्ट है, जिसमें रुपए पैसे से संबंधित कोई बिल है तो वो होता है धन विधेयक। अब हम बात करें आर्टिकल 111 में क्या है। तो आर्टिकल 111 में विधेयकों पर सहमति, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। ये राष्ट्रपति का वीटो पावर होता है, तो समझते हैं। सबसे पहले कोई सा भी जो बिल बनता है तो आपको याद रखना है, या नियम बनता है तो वो सब बनता है संसद में। संसद इसको बनाती है। संसद में भी ये 3 जगह वेरीफाई होता है, आपको याद रखना है। सबसे पहले या तो लोकसभा से कोई बिल पारित होता है, फिर अगर लोकसभा से पारित होता है तो वो राज्यसभा के पास जाता है, और लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई बिल हमने पारित कराया तो पहले लोकसभा में करा लिया, यहाँ से अगर पारित हो चुका है तो फिर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में पारित होने के बाद अगर दोनों से सहमति से पारित हुआ है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसके पास सिग्नेचर करने के बाद में वो कानून बन जाता है। अब अगर मान लो लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में रोक लिया गया, तो राष्ट्रपति के पास कोई जाना नहीं है। अगर राज्यसभा ने कुछ संशोधन करा है तो फिर से वो लोकसभा के पास आता है। लोकसभा फिर संशोधन करने के बाद फिर राज्यसभा में पारित होता है, फिर वो भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति फिर सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर वो बिल बन जाता है, कानून बन जाता है। ये चीज याद रखना है। अब कभी कभी ये लौटा देते हैं राष्ट्रपति, वहीं से उस पर रोक लगा देती है राष्ट्रपति, चाहे तो रोक लगा सकते हैं, तो वो उसका वीटो पावर होता है, और वो संविधान के आर्टिकल 111 में दे रखा है। अब हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 112 के बारे में। तो 112 में बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझेंगे, बस मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट।
तो संविधान के आर्टिकल 112 में क्या है, बजट है। अब बजट क्या होता है, तो सरकार का बजट होता है। जैसे हमारा कैसा बजट बना के रखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 10,000 रुपए, अब मुझे इससे एक महीना निकालना है, तो एक महीना में कैसे निकालूंगा, कहाँ कितना खर्चा करूंगा, कहाँ से कितना कमाऊंगा और कहाँ लगाऊंगा, ये होता है बजट। तो सरकार का इनकम प्लस एक्सपेंडिचर का जो मैनेजमेंट होता है उसी को अपन कहते हैं बजट। समझ में आया ना, 1 रुपया आ रहा है तो कहाँ कहाँ से आएगा, 1 रुपया हम खर्च करेंगे तो कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे, इस चीज को कहते हैं बजट। बजट कौन पारित करता, तो बजट करता है वित्त मंत्री। किसकी सहमति से, तो राष्ट्रपति की सहमति से। बजट भी एक धन विधेयक ही समझ लीजिएगा, तो ये भी लोकसभा में पारित होता है। सेम प्रोसेस है धन विधेयक जैसी, कि लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में तो बस एक अनुमोदन के लिए जाती है इसकी एक प्रति। राज्यसभा अगर इसको पारित करे ना करे, इसको अपना पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक की समझ लीजिएगा कि बजट को। तो संविधान के आर्टिकल 112 में क्या दे रखा है, बजट दे रखा है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब 123 में क्या दे रखा है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश दे रखा है। तो अध्यादेश क्या होता है, तो शॉर्ट टाइम रूल होता है। शॉर्ट टाइम रूल किसको कहते हैं, तो थोड़े समय के लिए बनाया गया कानून, उसको हम अध्यादेश कहते हैं। अब एक चीज समझते हैं कि अध्यादेश बहुत डीप में समझते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिएगा कि वैसे तो नियम संसद बनाती है, मैंने आपको बताया कौन बनाती, संसद। अब मान लो संसद में लोकसभा ही नहीं है, भंग हो चुकी है, उस स्थिति में भैया देश के लिए कानून कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति। जब ऐसी स्थिति में जब मान लो संसद नहीं है, सत्र में संसद नहीं लग पा रही है, ना लोकसभा है, राज्यसभा बस रह सकती है, पर संसद नहीं लगेगी, उस कंडीशन में कानून कौन बनाएगा, तो उस कंडीशन में जो कानून राष्ट्रपति कभी कभी अपने मन से कानून बना देता है, किसी भी टॉपिक पर बना सकता है, तो उसको अपन कहते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। ऐसे ये 123 में दे रखा है, और 213 में ऐसा का ऐसा राज्यपाल बना देता है, तो उसको राज्यपाल का अध्यादेश कहते हैं। तो एक्चुअल में होता है क्या कि जनरली जो कानून बनता है, जो नियम बनता है, वो संसद बनाती है, पर संसद कभी सत्र में नहीं हो, संसद में लोकसभा ही नहीं हो, तो उस काम को जब राष्ट्रपति खुद अकेला करे, उस सिचुएशन को हम कहते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। इंग्लिश में से ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो ये चीज बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके मैं आर्टिकल आपको एक बार रिपीट करा देता हूं। तो जो प्रमुख आर्टिकल है वो पूरी इंडेक्सिंग तो मैं आपको थोड़ा और डीप में समझा दूंगा अब, और याद रखने की अपन कोशिश करेंगे कि इनको याद कैसे रखना है, ठीक है। हाँ, तो हम देख रहे थे 79 से 79 में हमने पढ़ लिया था कि पार्लियामेंट है, मतलब संसद है। 79 से जस्ट आगे बढ़ोगे तो पहले राज्यसभा आएगी, ये याद रख लेना, फिर आएगी लोकसभा। तो पहले अगर हम देखें तो 80 में राज्यसभा की संरचना है, और फिर 81 में लोकसभा की। फिर 82 में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात स्थानों का समायोजन। फिर 83 में अपन ने पढ़ा था संसद के सदनों की अवधि। 84 में पढ़ा था संसद के सदस्यों की योग्यता। तो योग्यता किसमें, 84 में। 85, 86 और 87 तीनों राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। 85 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब होता है कि संसद के सत्र को शुरू करना, सत्रावसान करना तथा विघटन करना। मतलब राष्ट्रपति वो व्यक्ति होता है जो संसद को शुरू जब लगती है तो वो शुरू करवाता है, जब लास्ट में समाप्त होती है तो वो करवाता है, बीच में कभी भंग करना पड़ जाए तो वो भी राष्ट्रपति करता है। एक बार इसको मैं बता देता हूं कि क्या क्या बताया मैंने आपको कि 85 में क्या क्या है। तो संसद के सत्र, विधायी शक्ति के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे संसद के सत्र को शुरू करना तथा विघटन करना, या आप ऐसे पढ़ सकते संसद के सत्र को आहूत करना तथा विघटन करना तथा सत्रावसान करना। तीनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, आहूत का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। विघटन का मतलब होता है बीच में से भंग करना। सत्रावसान का मतलब होता है समापन करना। अब जैसे लास्ट में अभी नई जो लास्ट वाली या अभी जो लोकसभा है इसका सत्रावसान हुआ है तो इसको समाप्त किया गया है। शुरू होगी अब जैसे 24 में 4 जून के बाद एक नया प्रधानमंत्री बनता है, कौन बनता है,
तो वो क्या होगा, आहूत करना हो जाएगा। और बीच में कभी खत्म करना पड़ जाए, भंग करना पड़ जाए, उस स्थिति को अपन कहते हैं विघटन। तो ये 85 के अंतर्गत है। 86 में पढ़ा था राष्ट्रपति का अभिभाषण। जब राष्ट्रपति अपना पहला स्पीच यहाँ देता है उसको कहते हैं अभिभाषण। विशेष अभिभाषण क्या होता है कि साल के हर बार प्रारंभ में या लोकसभा के गठन के प्रारंभ में राष्ट्रपति को अपना विशेष अभिभाषण देना होता है, जिसको तैयार करती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद बताती है राष्ट्रपति को कि हम 5 साल में या अगले 1 साल में क्या क्या करने वाले, और वही बात राष्ट्रपति संसद में बोलते हैं और उसको सारे सदस्य सुनते हैं। ये होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो ये 87 में अपन ने पढ़ा। अब 87 के बाद में अगर हम पढ़े तो 88 में महान्यायवादी के अधिकार है, और 89 में हम देखें तो 89 से पूरा का पूरा डिक्टो है, ये आपको याद रखना। 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 89 को कंपेयर कर लोगे 93 से तो बस सभापति की जगह अध्यक्ष आएगा, उपसभापति की जगह उपाध्यक्ष आएगा। फिर यहाँ 90 में पढ़ोगे सभापति और उपसभापति के पद रिक्त है, तो यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त में पद त्याग हो जाएगा। फिर 91 में पढ़ोगे तो सभापति के रूप में उपसभापति के कार्य, तो यहाँ पर आप आगे पढ़ोगे तो अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के कार्य 95 में। फिर वहां पर अगर अपन 92 में पढ़ेंगे तो सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने पर संकल्प विचाराधीन होना, तो उनका पीठासीन अधिकारी ना होना। तो सेम यहाँ पे 96 में पढ़ोगे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे 97 में पीठासीन अधिकारियों के वेतन भत्ते। पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? जो वोटिंग कराता है। अब जो वोटिंग कराता है तो उनको वेतन भत्ते अलग से दिए जाते हैं। तो ये आपके 97 में। फिर 98 में संसद का सचिवालय, तो ये 98 याद रह जाएगा। 99 में संसद सदस्यों की शपथ है। 100 में कोरम संख्या है। ठीक है, अब 101 में क्या दे रखा है? स्थानों का रिक्त होना। तो किसी को 1 रुपया दो, रिक्त करो। तो 101 में स्थानों का रिक्त होना। 102 में कैसे याद रखोगे? सदस्यों के लिए अयोग्यता। तो 2 नंबर जो लोग होते हैं सब अयोग्य होते हैं, तो आप 2 नंबर से याद रख सकते हैं अयोग्यता। फिर अगर कोई बंदा अयोग्य है तो वो अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पे निश्चय करेंगे, तो वो 3 पे निश्चय हो जाएगा और 4 पे फिर दंड देंगे। पहले हम डिसाइड करेंगे ना कि योग्य है कि अयोग्य, तो फिर हम क्या देंगे? दंड देंगे। फिर 5 में क्या याद रखेंगे? संसद सदस्यों के विशेष अधिकार। तो कभी भी कोई मुद्दा सोल्व किया जाता है तो गांव में 5 लोगों को बिठा के किया जाता है। ठीक है, तो 5 लोग क्या देंगे? उसको अधिकार देंगे। तो 5 में सांसदों के विशेष अधिकार। 6 में तो याद रखो, 6 में वेतन भत्ते। 6 में क्या दे रखा है? संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। 107 में क्या है? तो विधेयकों के पूरा स्थापन पारित किए जाने के संबंध में नियम। जैसे नियम क्या है? जैसे कोई बिल है लोकसभा में पारित करा दिया, राज्यसभा में पारित नहीं करा सके, उसका क्या होगा? ये 107 डिसाइड करेगा। राज्यसभा से पारित करा दिया, लोकसभा में अटक गया, उसका क्या करना है? तो ये 107 में, बस इतना याद रखना। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 111 में राष्ट्रपति की सहमति है। 112 में बजट है और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा पढ़ा आर्टिकल 79 से, मतलब संसद पढ़ ली पूरी, संसद के सदस्यों के बारे में पढ़ लिया। बस इतना आपको याद रखना है। अगले वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 124 से होगा। ठीक है, तो देखते रहे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, कुछ क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। धन्यवाद।